आज अध्याय 2 भूगोल में विश्व जनसंख्या, पीछे हमने जनसंख्या के बारे में बताया था आपको और जनसंख्या का वितरण भी बताया था। अब हम आपको बताएंगे जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या का घनत्व से तात्पर्य है किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोगों की संख्या से। अब जनसंख्या का घनत्व हम कैसे जानते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से हम जनसंख्या के घनत्व को जानते हैं और इसका जो सूत्र है वह है जनसंख्या का घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। जनसंख्या का घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। नोट कर लीजिए, जनसंख्या का घनत्व लिख दिया हमने। जनसंख्या का घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। अब मान लीजिए किसी भूभाग की जनसंख्या कितनी है? 10,000 और क्षेत्रफल वहाँ का है 200। तो 200 क्षेत्रफल है 200 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या है 10,000। तो हम क्या करेंगे? 10,000 बटे 200 वर्ग किलोमीटर आ गया 50। तो अब वहाँ की जनसंख्या क्या है? 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यह क्षेत्रफल और जनसंख्या के बीच का अनुपात है जनसंख्या का घनत्व। अब कुछ देश ऐसे हैं, विश्व के भूभाग ऐसे हैं जहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है, यहाँ तक कि वहाँ 200 से भी अधिक लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, वहाँ 200 से भी ऊपर की जनसंख्या है। उनमें कौन कौन से आते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, दूसरा है यूरोप का उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिण भाग, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के भाग। यह बहुत घने जनसंख्या वाले प्रदेशों में आते हैं। शेष जनसंख्या शेष प्रदेशों में विरल है। अब देखिए जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण, जैसे आपने देखा कहीं जनसंख्या बहुत अधिक है, एकदम घनी है, और कहीं पे एकदम विरल है, दूर दूर लोग बसे हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ स्थान तो ऐसे हैं कि किलोमीटरों में कोई नहीं मिलता। जैसे आप जंगली क्षेत्रों में चले जाइए, पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाइए, ध्रुव प्रदेशों में चले जाइए, तो वहाँ आपको कई कई किलोमीटर पर कोई नहीं मिलेगा, इतनी विरल जनसंख्या। लेकिन आप अपने यहाँ का ले लीजिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, बहुत ही घनी जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो
इसका कारण क्या है? तो घनी जनसंख्या और विरल जनसंख्या का कारण क्या है? नोट कर लीजिए। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, इसको हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला भौगोलिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक और तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। भौगोलिक कारक, भौतिक दशा पृथ्वी की। भौगोलिक कारक में सबसे पहले है जल की उपलब्धता। भौगोलिक कारक में सबसे पहला जो आता है वो जल की उपलब्धता है। इतिहास साक्षी है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई थी? सिंधु नदी के किनारे। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे। तो मनुष्य आदिकाल से सबसे पहले कहाँ बसना शुरू किया? नदियों की, माने उसको सबसे पहले उसकी आवश्यकता थी जल। आज भी देखिए जहाँ जल की उपलब्धता है वहाँ पर जनसंख्या आप देखेंगे अधिक है। दूसरा आता है भू आकृत। भू आकृत मतलब धरातलीय बनावट। कहीं पे आप देखेंगे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पे एकदम समुद्री इलाका है, कटा फटा इलाका है, दलदली क्षेत्र है, और कहीं पे एकदम समतल मैदानी भाग, जैसे आपका ये उत्तर प्रदेश है। तो ज़्यादातर लोग कहाँ बसना चाहते हैं? समतल मैदानी भागों में। अपेक्षाकृत दलदली क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और कटे फिटे समुद्री क्षेत्रों के। ये तो हो गया भौगोलिक स्थिति में जल की उपलब्धता, भू आकृत। और तीसरा है जलवायु। नंबर लिख लीजिएगा। पहला है सबसे पहले हेडिंग डालिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें 3 कारक हैं, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो भौगोलिक कारक में सबसे पहला है जल की उपलब्धता, दूसरा है भू आकृति, तीसरा है जलवायु और चौथा है मृदाएं। तीसरा क्या है? जलवायु। मौसमी जलवायु, जाड़ा, गर्मी, बरसात, जहाँ मौसम के अनुसार परिवर्तन होता रहता है और ना तो अधिक गर्मी पड़ती है ना अधिक ठंडक पड़ती है। समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र जो हैं वहाँ पे हमेशा जनसंख्या अधिक रहती है। जैसे आप देखते हैं ध्रुवीय प्रदेश कहीं कहीं जनशून्य है, जहाँ 6 महीने की दिन 6 महीने की रात होती है, बराबर बर्फ गिरती रहती है। भूमध्य रेखा कड़ाके की गर्मी पड़ती है, वहाँ भी जनसंख्या। तो लेकिन जहाँ की जलवायु मौसमी है, समशीतोष्ण है, वहाँ जनसंख्या अधिक है। मृदाएं, मृदा माने मिट्टी की बनावट। खेती करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? मिट्टी की। तो आप देखते होंगे मटियार या मटियार दोमट, इस प्रकार की जहाँ भूमियाँ हैं उसमें अधिक पैदावार होती है। ऐसे जगहों पर अधिक लोग रहना चाहते हैं। ये हो गया आपका भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता, भू आकृत, जलवायु और मृदाएं। इसके बाद हम आते हैं आर्थिक कारक पर। आर्थिक कारक में भी खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण 3 हैं। खनिज, आर्थिक कारण लिख लीजिए, आर्थिक कारण, खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। खनिज
का तात्पर्य खनन से है। जैसे खनिज हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जमीन के नीचे खाने खोद करके हम निकालते हैं लोहा, तांबा, कोयला, पीतल, अभ्रक। तो यह खनिज पदार्थ कहाँ निकलते हैं? जमीन के अंदर से। और उद्योग कहाँ स्थापित होंगे? जहाँ खनिज, अब जैसे लौह उद्योग है, कहाँ स्थापित होगा? जहाँ कोयला और लोहा पाया जाएगा। इसी तरह से तो जहाँ ये खनिज प्रदेश होते हैं, जहाँ खनिज निकलता है, वहाँ भी जनसंख्या बढ़ जाती है। इसके बाद नगरीकरण, जैसे शहरों में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं बनस्पत गाँव की, तो जनसंख्या, गांव की जनसंख्या अधिक से अधिक कहाँ चली जाती है? शहरों में। क्यों? कि वहाँ शिक्षा, रोजगार, ये सब अधिक उपलब्ध होते हैं, तो इसलिए नगरों की जनसंख्या बढ़ जाती है। अब है औद्योगिकरण। बड़े बड़े उद्योग धंधे जहाँ पर लगते हैं, वहाँ पे अधिक लोगों का निवास हो जाता, अधिक लोग वहाँ जा कर के बस जाते हैं। ये 3 कारण हो गए, खनिज, औद्योगिकरण और नगरीकरण। अब हम आते हैं तीसरे पर। तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कुछ ऐसे शहर हैं, सांस्कृतिक नगर हैं, सांस्कृतिक नगरियां हैं, जहाँ लोग अधिक बसे हुए हैं। जैसे धार्मिक स्थल, जैसे आपका काशी बनारस है, तो ये सांस्कृतिक शहर हैं, पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं। तो अच्छा, कुछ ये तो जनसंख्या घनी हो गए, और कुछ स्थान ऐसे हो जाते हैं जहाँ अशांति रहती है हमेशा, या जहाँ का वातावरण एकदम प्रदूषित हो जाता है, तो सरकार भी वहाँ से लोगों को ले जा कर के दूर बसाती है, और लोग वहाँ से खुद पलायन करने लगते हैं। तो ये इस तरह से आपका जनसंख्या वितरण के कारक हो गए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, जनसंख्या का घनत्व हो गया। अब आज बस इतना ही, धन्यवाद।